तो स्वागत है आप सभी का लर्नर्स पोडियम यूट्यूब चैनल पे। और आज है डेट 28 जून 2025 और हम बात करेंगे आज करंट अफेयर आर्टिकल्स जो कि न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट और वेरियस अदर सोर्सेज से लिए गए हैं। ठीक है, तो टॉपिक देख लेते हैं। टॉपिक कौन कौन से हैं। इंडियाज़ पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग कर रही है, बढ़ रही है। अभी तक तो हम सबसे ज़्यादा नंबर आ चुके हैं हमारे पॉपुलेशन वाइज 148 करोर्स, कुछ डाटा मैंने पढ़ा था। तो देखते हैं कि क्या है ये वोटिंग लिखा हुआ है, ई वोटिंग इन बिहार। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी 50th एनिवर्सरी भी बनी है। डिजिटाइजेशन ऑफ मैरीटाइम सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, एक न्यूज़ आई है। क्लाउड बस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बारे में जानेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये प्रीलिम्स के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है बन कचरेला प्रोजेक्ट, ये डिस्प्यूट बना हुआ है दो स्टेट्स के बीच में, उसके बारे में जानें। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है। इंडियाज़ फर्टिलिटी रेट जो है वो ड्रॉप कर गया है 1.9 बर्थ पर वुमन। ठीक है, ये बिलो पे अभी बीच में 2022 के करीब में न्यूज़ आई थी कि जो रिप्लेसमेंट लेवल है वो 2.1 हो चुका है। ठीक है, अब ये है 1.9 और आते आते 2050 तक 1.7 हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हैं। आपको पता ही होगा, चाइना को सरपास कर दिया था हमने 2024 के अंदर, और हम 144 प्लस कुछ करोड़ जाके हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है अभी भी, और अभी भी बढ़ ही रही है, स्टिल इंक्रीजिंग। ठीक है, लेकिन डाटा कहता है कि 2050-60 तक जाते जाते जो है ये पीक जो है ये रुक जाएगी। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर जाएगी। और डाटा यहाँ तक कहता है कि 2100 जब ये डेट आएगी ना, तब तक हमारी जो पॉपुलेशन है ये 100 करोड़ से भी कम हो जाएगी। ठीक है, क्यों कम हो जाएगी उसके बारे में हम जानते हैं। लेकिन आप देखो, जापान जैसी कंट्री है, यूपीएससी के अंदर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, मैं आपको हर बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिमाइंड कराऊंगा। यूपीएससी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था कि इन जो कंट्रीज़ में फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग कर रही है, वो कौन कौन से हैं, ग्रुप्स हैं। तो उसमें एक तो था जापान था, ठीक है, एक इटली था और एक शायद जर्मनी था। ठीक है, ये ऑप्शन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो जापान है, जापान के अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी डिक्लाइन कर चुकी है और वहाँ जगह ही नहीं है, मतलब जगह है, लोग नहीं है रहने के लिए, इतनी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर चुकी है वहाँ पर। सेम इटली के लिए है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये तो लोगों को, अपनी एम्प्लॉयज़ को, अपनी सिटीजन्स को प्रमोट करते हैं कि भाई पॉपुलेशन आप बढ़ाओ, हमारे पास तो काम करने के लिए लोग ही नहीं है। पढ़ेंगे, मैं अभी हम डिस्कस करेंगे सबके बारे में, क्या क्या रीज़न होते हैं जब पॉपुलेशन घटती है तो उसके अलग अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, तो इंडिया की जो पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं हम, इंडिया की पॉपुलेशन रेट डिक्लाइन कर रहा है, 1.9 है, इससे पहले 2.1 था और आगे चल के 1.7 हो जाएगा। ठीक है, ये जो डिक्लाइन है इसको बार नोटवर्दी भी कहा जा सकता है और कंसर्निंग भी कहा जा सकता है। ठीक है, जानते हैं इसके बारे में आगे। रीज़न क्या है डिक्लाइन करने के। रीज़न है इम्प्रूव्ड एजुकेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। कैसे? एक तो जब एजुकेशन बढ़ जाती है ना, तब जब इंसान, पहले क्या होता था कि पहले के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, पता नहीं था कि भाई और भी स्कोप होता है लाइफ में, कम उम्र में शादी हो जाना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में नहीं पता होना, जल्दी बच्चे पैदा हो जाते थे, पता नहीं होता था कि भाई क्या आगे जाके सिचुएशंस बनेंगे, हेल्थ क्राइसिस हो जाते हैं जल्दी प्रेगनेंसी से, जो कम एज में जो माँ बनी हुई हैं उन लड़कियों को भी हेल्थ इश्यूज हो जाते थे एज पे आके। तो अभी एजुकेशन बढ़ी है। ठीक है, हर प्रकार की एजुकेशन बढ़ी है, एकेडमिक एजुकेशन भी बढ़ी है और मेडिकल एजुकेशन भी बढ़ी है। ठीक है ना, तो ये है कि ड्रॉप इन टीनेज एंड यंग अडल्ट प्रेगनेंसीज कम हो गई हैं। क्यों कम हुई हैं? ड्यू टू बेटर एक्सेस टू एजुकेशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस हमारे कंट्री के अंदर बहुत अच्छे अच्छे इनिशिएटिव लिए गए थे एजुकेशन में, ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही अवेयर कराया जाए। सरकार ने भी तो जो मिनिमम एज है बढ़ा के उसको भी बढ़ा दिया था, 21 कर दिया था अभी तो। ठीक है, मेल के लिए 21 कर दिया था और वुमेन के लिए भी बढ़ाया था, गर्ल्स के लिए भी। ठीक है, और लेकिन गर्ल्स क्या है, वो मेन क्या है, बॉयज़ क्या है, ये सभी अब डिलेड मैरिजेस का एक कंसेप्ट चल रहा है।
जो टीनेजर्स हैं, जो जो यूथ है, वो शादी नहीं करना चाह रहा, ठीक है, वो शादी ही नहीं करना चाह रहा। तो शादियाँ डिले हो चुकी हैं बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री के अंदर, ये भी एक रीज़न है बहुत बड़ा। इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी फॉर वुमेन, जो महिलाएं हैं समाज की, वो अपने ऑटोनॉमस, उनकी सोच हो चुकी है ऑटोनॉमी, उनके वर्किंग में, उनकी एजुकेशन में, उनको जिस फील्ड में जाना है उसमें उनको काम करना है, ठीक है। डिलेड फैमिली प्लानिंग एंड स्मॉलर फैमिली साइज, ज़्यादा बच्चे पैदा करने ही नहीं चाह रहे लोग बाग, एक बच्चा दो बच्चा हद से हद, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि खर्चे बहुत हो चुके हैं हमारी कंट्री के अंदर। स्कूल एजुकेशन पे 1.25 लाख रुपए फ़ीस है, 1.5 लाख रुपए नर्सरी क्लास की फ़ीस होती है अगर दिल्ली के आप प्राइवेट स्कूल्स में चले जाएँ तो। और अगर आप एनसीआर की बात करो तो यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल हो चुका है स्कूल फ़ीस का। आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको लोन लेना पड़ता है सरकार से, ठीक है। तो ये बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है, ड्यू टू अर्बनाइजेशन। शहर में अगर आप रह रहे हो तो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ ही जाएगा। एक बच्चे का खर्चा महीने का आम औसतन एवरेज 15 से 20 हज़ार हो रहा है एक बच्चे का। बच्चा पैदा होता है उसी दिन से ही खर्चा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ये अगर हम इश्यूज़ की बात करें तो इसमें मैं पर्सनल कुछ नहीं कह रहा, ये सब इश्यूज़ हैं, ठीक है, जिनकी वजह से जो फर्टिलिटी रेट है या फिर जो पॉपुलेशन जो डिक्लाइन कर रही है उसके रीजंस हैं, ठीक है। यंग कपल्स क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं अपने कैरियर डेवलपमेंट को और पर्सनल लाइफस्टाइल को। वेस्टर्न कल्चर का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे कि भाई नहीं करनी है शादी, वो लाइफ टाइम सिंगल रह जाते हैं। लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट चला हुआ है, ठीक है, लिव इन। और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि भाई इस चीज़ को भी आप कानून के दायरे में लेकर आओ। एक दो स्टेट ने बनाया भी है कानून, जैसे कि उत्तराखंड ने, ठीक है, कि आप अगर आप लिव इन में रह रहे हो तो आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो ये चलन चले हुए हैं हमारे समाज के अंदर, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी है, पैसे का नहीं पता, कभी जैसे कोविड आ गया था, ठीक है। लैक ऑफ एडुकेट हाउसिंग है, ज़्यादा बच्चे पैदा कर लिए, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है हमारे पास, छोटा घर है और फैमिली हमारी बड़ी है, ठीक है। कैरियर का प्रेशर, जैसे मैंने पढ़ा, कैरियर डेवलपमेंट और पर्सनल लाइफस्टाइल। और कंसर्न अबाउट जेंडर रोल, कौन करेगा बच्चे की पेरेंटल, जो पेरेंटिंग है वो ऑफन कंसिडर की जाती है कि वुमेन के लिए, लेकिन अभी इक्वल पेरेंटिंग की बात की गई है, पति पत्नी दोनों बराबर, ठीक है। तो कंसर्न अबाउट जेंडर रोल। अभी इम्प्लीकेशंस क्या हो जाते हैं, इश्यूज़ क्या हो जाते हैं अगर जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन कर जाती है। इकोनॉमिक इशू है, जैसे कि श्रिंकिंग वर्कफोर्स, काम करने के लिए लोग ही नहीं है, ठीक है। जो कंट्री की प्रोडक्टिविटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ, दोनों को इम्पेक्ट करती है। सोशल स्ट्रक्चर का जो समाज का है वो कम हो जाता है, जैसे कि चाइना के अंदर हुआ था वन चाइल्ड पॉलिसी में। वन चाइल्ड पॉलिसी के अंदर क्या हुआ था, कई जनरेशन्स तक उनके सिबलिंग्स ही नहीं थे। ये बहुत बड़ा वहाँ पे एक सोशल चेंज देखा गया था कि वहाँ कई जनरेशन, मिलियंस ऑफ बच्चे थे जिनके सिबलिंग्स ही नहीं है, ठीक है, किसी का भाई नहीं है, किसी की बहन नहीं है, और एक कंटिन्यूस रहा था, मिलियंस बच्चे ऐसे हो गए थे उस टाइम पे, ठीक है। तो सरकार ने वहाँ के लिए भी हटा दिया है। और ये है अपना वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली सपोर्ट, जैसे पहले हुआ करता था, बहुत बड़ा परिवार हुआ करता था, बहुत एक ही ग्रैंडफादर के बच्चे हुआ करते थे 5-6। तो ये सब भी इम्प्लीकेशंस हैं डिक्लाइन के। बाकी और भी रीजंस होते हैं, हमने छोटा सा जाना कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन कर रही है। और क्वेश्चन भी आया हुआ है कि थोड़ा सा एक PYQ को अगर मैं आपको एक रिलेवेंस दूँ तो जापान, इटली, जर्मनी करके क्वेश्चन आया था कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो चुकी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पे। ये हमारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। नया भी है, चैलेंजिंग भी है, ठीक है। चैलेंजिंग कैसे है बात करते हैं, पर पहले बात करते हैं कि हुआ क्या है। पहली बार हमारे कंट्री के अंदर ई वोटिंग आ रही है, ठीक है। ई वोटिंग कहाँ आ रही है, बिहार में, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक सेट करना चाहते हैं एक तरीका का, आप समझो इस चीज़ को, एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे हैं कि आप बिहार कहते हैं, बिहार अंडर डेवलप्ड है, ऐसा है वैसा है, लेकिन बिहार के अंदर ई वोटिंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। किसी बेंगलोर जैसे अर्बन पॉलिटन सिटी के अंदर अगर हम उसके जो अर्बन इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, लोकल इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर अगर कराएं तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ ठीक है भाई वहाँ करा सकते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन बिहार के लिए सरकार बहुत अच्छा एग्जांपल सेट कर रही है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो पायलट प्रोजेक्ट है बिहार के अंदर, ठीक है। कैसे होगा, एंड्रॉयड मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग होगी, ठीक है। किसके लिए होगी, फॉर म्यूनसिपल बाई इलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, बक्सर में हो रहे हैं, बक्सर नगर परिषद में, ठीक है। पहली बार है इंडिया में, फर्स्ट टाइम इन इंडिया।
और ये कैसे होगा, ये दो मोबाइल एप्लीकेशंस के यूज़ से होगा। पहली मोबाइल एप्लीकेशंस के यूज़ से होगा। पहली मोबाइल एप्लीकेशन है ई वोटिंग, SEBHR यहाँ पे पक्का बिहार है, ठीक है, SEBHR ई वोटिंग। इसको डेवलप किया गया सीडेक द्वारा। और अनदर जिसका नाम अभी नहीं रिवील हुआ है वो बिहार स्टेट इलेक्शन द्वारा बनाई गई है एप्लीकेशन, ठीक है। ई वोटिंग क्या है आपको पता ही है कि भाई ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये एक मोबाइल है, एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल की भी बात करें तो एंड्रॉयड मोबाइल है ये। यहाँ पर ये वोटिंग की सुविधा आपके मोबाइल से, आपके हाथ में जो मोबाइल होता है उसी के द्वारा की जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ है, उनके बारे में जानेंगे। सिस्टम इंक्लूड करेगा एक ऑडिट ट्रायल सिमिलर टू वीवीपैट, ठीक है। वीवीपैट होता है ना, उसके जैसा ही एक ऑडिट ट्रायल यहाँ पर सिस्टम इंक्लूड करेगा। ये यूटिलाइज करेगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को, किसके साथ, विद फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपने देखा होगा कि भारत सरकार इस टाइम पे फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर लेकर आ रही है एयरपोर्ट्स पे, ताकि हम पहचान कर सकें, बार बार बोर्डिंग की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से क्या होता है कि आपकी जो ऑथेंटिसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। और तीसरा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, ठीक है, किसके लिए, फॉर वोट काउंटिंग। आपको OCR पता होना चाहिए, OCR क्या होता है। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। आप UPSC का पेपर जब देकर आते हो, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है कि आप सर्कल्स भरते हो वहाँ पे, तो वो सर्कल जब भरते हो तो वो एक मशीन के अंदर जाता है जो OCR रीडिंग मशीन होती है। वो चेक नहीं करते हैं एक एक सिंगल को, वो मशीन के अंदर डालते हैं और वो मशीन चेक करती है OCR के थ्रू, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन फॉर वोटिंग काउंटिंग। तो कौन कौन सा हो गया, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम हो गया FRS, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन हो गया OCR, किसके लिए, वोट काउंटिंग के लिए, ठीक है। डिजिटल लॉक्स यूज होंगे फॉर EVM स्ट्रॉन्ग रूम्स होते हैं ना, जहाँ पर सारे EVMs को इलेक्शन के बाद जाके इकट्ठा कर दिया जाता है, वहाँ पर डिजिटल लॉक्स होंगे, ठीक है। और ये सिस्टम जो है ब्लॉकचेन फीचर जैसे उसको ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म जैसे फीचर्स को हम यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इनका इस्तेमाल करेंगे ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स का, ठीक है। पार्टिसिपेशन रहेगा, अभी तक 10,000 जो इलेक्टोरेट्स हैं उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया है और 50,000 लोग हैं वो एबल है वोट करने के लिए यहाँ पे विया ई वोटिंग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिजिटल मेजर्स हैं ये लिए जा रहे हैं, तो आपको पता ही है। तो किस किस के लिए ये अलाउड है वोटिंग, ठीक है, कौन कौन इससे अपना फ़ायदा उठा सकता है। माइग्रेंट लेबर्स हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, माइग्रेंट वोटर्स हैं जो बाहर चले जा चुके हैं, ठीक है, एल्डरलीज हैं, बड़े बुजुर्ग नहीं आ पा रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, दिव्यांग्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, प्रेग्नेंट वुमन है जो नहीं पहुंच पाएंगी ऑब्वियसली, और जो सीरियस इलेक्टोरेट्स हैं, ठीक है, इसी कैटेगरी में जाते हैं सभी। तो पर्पस क्या है इसका, और इसका यूनिकनेस क्या है। यूनिकनेस तो है ही कि भाई पहली बार भारत में ई वोटिंग हो रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा अपना सरकार ने इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया लेकर आई है इसका इनिशिएटिव, इसके बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है। तो प्राइमरी पर्पस है टू मेक वोटिंग मोर एक्सेसिबल, ठीक है, मोर एक्सेसिबल एंड कन्वीनियंट, किसके लिए, फॉर दोज हु फेसिंग चैलेंजेस रीचिंग पोलिंग बूथ्स। कौन लोग, ये लोग, ठीक है, ये नहीं पहुँच पाते हैं और इनका भी अधिकार है, मताधिकार है, मताधिकार हर किसी का वोट करने का, ठीक है, वोटिंग राइट है हमारा। और राइट है तो हमारा को हमको सरकार का काम है कि भाई एक्सेसिबल बनाना इसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए सरकार लेकर आई है टू बूस्ट वोटर्स पार्टिसिपेशन ई वोटिंग, ठीक है। और कंसर्न क्या है, देखो कंसर्न कहाँ आ जाता है जब भी डिजिटल वोटिंग ई वोटिंग की बात करते हैं ना, तो हैकिंग, ठीक है, साइबर वॉर चल रहा है आजकल देश दुनिया में, तो यहाँ पर ये हैकिंग का खतरा हो जाता है, ठीक है, मालवेयर, ठीक है, रैनसमवेयर्स, आप सब पढ़ते होगे ना इन सबको न्यूज़ में, ठीक है। पेगासस करके आया था एक, पेगासस, ठीक है। तो ये सब इश्यूज़ हैं हमारे देश के अंदर, किसके लिए, ई वोटिंग में, ठीक है। और जो अपनी अगर सरकार की बात, इसकी वोटर्स की बात करें, तो ये जो लोग हैं एल्डरली हैं, माइग्रेंट वोटर्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, हमको नहीं पता ना कि भाई ये किसी दबाव में तो काम नहीं कर रहे हैं, किसी दबाव में तो वोट नहीं कर रहे हैं, कोर्सन फ्री इन्वायरमेंट, ठीक है। दूसरी बात, डिजिटल डिवाइड है हमारी कंट्री के अंदर, डिजिटल डिवाइड, इंटरनेट नहीं है बहुत से लोगों के पास। तो ये इंटरनेट जो एक्सेस है उसके बिना, और डिजिटल लिटरेसी पता ही नहीं है लोगों को,
डिजिटली इलिटरेट हैं लोग बाग, पता ही नहीं है। आजकल की जनरेशन को तो सब चीज़ पता है, लेकिन जो पुरानी जनरेशन हो चुकी है उनको आज भी फ़ोन चलाना नहीं आता। ठीक है, तो ये चैलेंजेस भी हैं, हैकिंग का है, मैनिपुलेशन का है, फ्रॉड का है, तो ये भी चैलेंजेस हो सकते हैं। अब बात करते हैं, एस्टोनिया इकलौती ऐसी कंट्री है, यूरोपियन कंट्री, जिसने प्रीवियसली एग्जीक्यूट किया है ई वोटिंग प्रोसेस को। ठीक है, कौन सी कंट्री है? एस्टोनिया। और भारत में कौन सा राज्य है पहला? बिहार। ठीक है, बिहार पहला राज्य है जिसके अंदर ई वोटिंग स्टार्ट हो रही है। तो सरकार बहुत बड़े बड़े काम कर रही है इस चीज़ में, डिजिटल इंडिया मिशन में। अब मैं बताता हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े देश हैं ना, यूरोप के, वेस्ट के, ये इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में आते हैं और यहाँ पे एक तरीक़ा से इनका सेमिनार्स होता है कि भाई आप इतने बड़े देश में इतनी आसानी से इलेक्शन करा देते हो। आसानी से तो नहीं होता, बहुत काम होता है, लेकिन फिर भी कितना ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना किसी, पहले तो बूथ कैप्चरिंग हो जाया करती थी, लेकिन अब तो एकदम सब ट्रांसपेरेंट काम हो रखा है। तो सेमिनार ऑर्गेनाइज होती है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। याद रखना, बिहार ई वोटिंग। ठीक है, ई वोटिंग। अब ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है? ये है कॉन्फ्रेंस इन सेविली। सेविली कहाँ पर जगह है? ये स्पेन के अंदर है। ठीक है, स्पेन के अंदर है। ठीक है, क्या हुआ है यहाँ पर हुआ है फोर्थ कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अभी बात करेंगे इसके बारे में। इसको कह सकते हैं यूएन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस। यूएन डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ ये? सेविल, स्पेन के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहले ये नाम याद रखो, सेविल कहाँ पर है? ये स्पेन में। ठीक है, आपसे मैच द फॉलोइंग को पूछ सकता है। ये इटली के अंदर है, ये यूक्रेन के अंदर है, ये ठीक है, ये जर्मनी के अंदर है, या ये कहीं और है। ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर किसी कंट्री के अंदर है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेविल है ये स्पेन के अंदर है। जैसे भी इसको प्रोनाउंस करो, सेविल, ये स्पेन के अंदर है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग में आपको याद रखना है। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की। फोर्थ कॉन्फ्रेंस हुई है यहाँ पे, किसके लिए? फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है? इसका ऑब्जेक्टिव रहा है ग्लोबल लीडर्स कन्वीन एट FFD4, इसका नाम, किसके लिए? टू रिफॉर्म एड्स एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। फोकस करते हैं ग्लोबल टैक्स पे और क्लाइमेट फंडिंग पे और डेब्ट रिलीफ पे। बेसिकली मैं आपको बताऊं आसान शब्दों में, तो जितने भी बड़े ग्लोबल लीडर्स हैं, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वो मिलकर आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं कि भाई आप हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वो हमारी, कहती है भाई हमारी हेल्प करो। किस चीज़ में हेल्प करो? क्लाइमेट फंडिंग में हेल्प करो हमारी। ठीक है, डेब्ट रिलीफ में हमारी फंडिंग करो, फाइनेंशियल आर्किटेक्चर बिल्ड करने में हमारी हेल्प करो, और फोकस करो ग्लोबल टैक्स पे। ठीक है, अब ग्लोबल टैक्स के नाम से अमेरिका जो है थोड़ा सा इस चीज़ को डिनाई करता है। कोई बात नहीं, इसके बारे में पढ़ेंगे किसी दिन फुर्सत में। अब इसके अंदर सिविल कमिटमेंट 48 पेज ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है। ठीक है, क्या? सिविल जो भी आपको इसको कमिटमेंट, अगर आपसे प्रीलिम्स में कभी भी पूछ ले कि ये कहाँ से रिलेट है, क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्फ्रेंस है फाइनेंसिंग ऑफ फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, सिविल कमिटमेंट 48 पेज। पार्टिसिपेंट इसके रहे हैं यूएन का डिप्यूटी स्पीकर, सेक्रेटरी हैं जनरल अमीना मोहम्मद, ये हैं फ़िलहाल में। ठीक है, और कंट्रीज़ के जो हेड हैं वो 70 कंट्रीज़ के हेड हैं। उस पर मैक्रोन है फ्रांस के, रामाफोजा है, ये शायद G20 साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, ये जो अभी G20 के चेयर को हेड कर रहे हैं, और भी हैं। ठीक है, अब यूएस का एब्सेंस है यहाँ पे, ये एक कंसर्निंग इशू है यहाँ पे, यूएस एब्सेंस है। ठीक है, ये ग्लोबल टैक्स की बात करते हैं। ठीक है, कि भाई क्यों होना चाहिए ग्लोबल टैक्स। ठीक है, इस चीज़ को अगेंस्ट है यूएस, कहता है नहीं भाई। लेकिन काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो बात करती हैं, जैसे चाइना है। चाइना तो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ग्लोबली अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाई रही है। ठीक है, तो इसकी कमिटमेंट क्या है? सिविल कमिटमेंट, कि भाई हेल्प करो पुअर नेशंस को अडेप्ट करने में क्लाइमेट क्राइसिस, एड्रेस करो डेब्ट को इनके, और रेज करो फंड। ठीक है, किसके लिए? ग्लोबल विया, किसके द्वारा? ग्लोबल सॉलिडेटरी लिवाइस। ठीक है, ग्लोबल सॉलिडेटरी लिवाइस, कि भाई फंड इकट्ठा करने में हेल्प करो इनकी। ठीक है, ग्लोबल सॉलिडेटरी जो ये लिवाइस है ना, ये आप इसको मैं बताता हूँ आपको, ग्लोबल सॉलिडेरिटी और लिवाइस
और एक टास्क करके एक ना COP28 में यूनिफॉर्म हुआ था, आपको ना ये याद रखना चाहिए, ठीक है। ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको कि ये COP28 में टास्क फोर्स बनाई थी एक, कि जो फंड हैं उसको इकट्ठा करने के लिए और स्मूथ करने के लिए फंडिंग को, तो ये COP28 में बनाई गई थी, ग्लोबल सॉलिडेरिटी लेवाइस टास्क फोर्स, ठीक है, टास्क फोर्स, ठीक है। तो हमने ये जाना इसके बारे में। और ये कहाँ पर हुआ है? सेवेले फ्रांस के अंदर, स्पेन के अंदर हुआ है, ठीक है। सेवेले कमिटमेंट यहाँ पर की गई है। और ये क्या करेंगे ये कि भाई जो फाइनेंसिंग है, डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग है, क्लाइमेट फाइनेंस है और फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, इसके बारे में बात हुई यहाँ पे। 4th कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में हमने जाना। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। अब ये है डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। आजकल ना एक वॉर चल रहा है हमारी कंट्री का, वॉर नहीं सॉरी गलत बोला मैं, एक छोटी मोटी टसल चल रही है, ठीक है, स्टेट्स के बीच में। हिंदी इम्पोजिशन के बारे में आपने सुन रखा होगा कि भाई तमिलनाडु बोल रहा है कि आप हिंदी इम्पोज करना चाह रहे हो हम पे, महाराष्ट्र के अंदर बोल रहे हैं कि आप हम पे हिंदी इम्पोज कर रहे हो, कन्नड़ा इम्पोज कर रहे हो, मराठी बोल रहे हैं कि भाई नहीं। तो ये हमारे बीच में, स्टेट्स के बीच में छोटी मोटी पॉलिटिकल टसल कह सकते हैं इसको, तो और कुछ नहीं। कोई भी किसी पे कोई लैंग्वेज इम्पोज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी 50th एनिवर्सरी थी, ठीक है। 1975 में बना था। किसके अंडर बना था ये? यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है। क्यों हुआ था? प्रमोट करने के लिए हिंदी को और अदर इंडियन लैंग्वेजेस। किसके लिए? इन ऑफिशियल वर्क्स। क्यों? इंश्योरिंग गवर्नेंस जो रिफ्लेक्ट करेगा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, ठीक है। ये आपने समझा। 1975 में बना था। किसके अंडर बना था? यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर। क्यों बना था? प्रमोट करने के लिए हिंदी को और अदर इंडियन लैंग्वेजेस को इन ऑफिशियल वर्क, ठीक है। 50th इसकी एनिवर्सरी थी। अब बात करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, ठीक है। डेफिनेशन बात करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इन सब के। तो लैंग्वेजेस यूज्ड बाय, अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करें तो लैंग्वेजेस यूज्ड बाय गवर्नमेंट। क्यों? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन और पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। अभी आपने इस पॉलिटिक के अंदर पढ़ा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने कोर्ट्स के अंदर, किसी ने बंगाली भाषा को बोला कि भाई ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज हो सकती है इंग्लिश के साथ साथ, ठीक है। वो कोई बोला कि भाई उर्दू, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, तमिल, तेलुगु, इस तरीक़ा से, ठीक है, ऑफिशियल वर्क के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं? आर्टिकल 343 क्या कहता है? आर्टिकल 343 कहता है हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर एक कैच है, ठीक है, आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना ऑफिशियल लैंग्वेज से और नेशनल लैंग्वेज से, ठीक है। ऑफिशियल में होना और नेशनल में होना अंतर है। नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय भाषा, ठीक है। ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक भाषा, ठीक है। किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए, समझे। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये अलाउ करता है यूज़ को, कंटिन्यूड यूज़ ऑफ इंग्लिश अलोंगसाइड हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। इंग्लिश में भी छपता है, जैसे छपा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये राजभाषा विभाग, ये भी लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज़ करना एज अ ऑफिशियल पर्पस ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में बोला गया था, ठीक है। आर्टिकल 345 क्या कहता है? 345 ये कहता है कि जो स्टेट हैं दे कैन यूज़ रीजनल लैंग्वेजेस। मैंने बोला था ना, रीजनल लैंग्वेजेस किसके लिए? फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अब जो वेरियस स्टेट हैं हमारी कंट्री के, वो क्या करते हैं कि भाई जो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट हो गए, जो वहाँ के जो हाई कोर्ट्स हो गए, जो लोअर कोर्ट्स हो गए, वहाँ पर अपनी रीजनल लैंग्वेज को बोल सकते हैं कि भाई आप यूज़ कर सकते हैं रीजनल लैंग्वेजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आर्टिकल 348 क्या कहता है? इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पार्लियामेंट्री बिल्स अनलेस पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब्स अदरवाइज, ठीक है। तो इंग्लिश जो है वो लैंग्वेज हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और पार्लियामेंट बिल्स की। ये कौन सा कहता है? आर्टिकल 348, ठीक है। सॉरी, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर कभी भी उसमें तो नहीं होता कि भाई किसी और भाषा में वहाँ पर बहस हो रही है, या पेपर्स जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, वो इंग्लिश के अलावा किसी और में नहीं होते। तो यही ये बात बोल रहे हैं कि इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पार्लियामेंट बिल्स, ठीक है। अनलेस पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब अदरवाइज, अगर पार्लियामेंट जब तक नहीं कह देती है तब तक इंग्लिश ही रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि 8 शेड्यूल के बारे में। ये क्या करता है? 22 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है ऑफिशियल लैंग्वेज। आपने पढ़ी होंगी सबके बारे में, ठीक है। नेपाली है, हिंदी है, ठीक है, डोंगरी है,
मैथिली है, ये सब 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं। तो ये रिकॉग्नाइज करती है 22 लैंग्वेजेस को, आपको पता ही है। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं किसके लिए, फॉर लैंग्वेज प्रमोशन, इनके बारे में जानते हैं, ठीक है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक इनिशिएटिव है, ये क्या करता है, प्रमोट करता है कल्चरल लिंग्विस्टिक यूनिटी को, किसके द्वारा, इंटर रीजनल इंटरेक्शन। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाषा संगम करके एक इनिशिएटिव है, ये क्या करता है, जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट को बताएंगे कॉमन फ्रेजेस, जो हमारी 22 लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल के अंदर है ना, उनमें जो 22 लैंग्वेजेस हैं उनके जो कॉमन फ्रेजेस हैं, ठीक है, उनको बताएंगे, किसके लिए, टू स्ट्रेंथन यूनिटी। जैसे कि हाय, हेलो, आप कैसे हैं, ये सब कॉमन जो फ्रेजेस है ना। अगर कोई आदमी राजस्थान का पहुंच जाता है अगर मणिपुर में, तो मणिपुरी लैंग्वेज है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो ये जो कॉमन फ्रेजेस हैं ना 22 लैंग्वेजेस के, कि आप कहाँ से हो, मैं वहाँ से हूँ, ये है मेरा नाम, ये है, मुझे पानी चाहिए, मुझे खाना चाहिए, ये कॉमन फ्रेजेस से कहता है भाषा संगम, ठीक है। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फॉर लैंग्वेज प्रमोशन, ठीक है। हिंदी शब्द बिंदु क्या है, डिक्शनरी है रीजनल वर्ड्स की है, ठीक है। भारतीय भाषा अनुभाग, ये सपोर्ट करता है यूज़ को इंडियन लैंग्वेजेस के, इंक्लूडिंग रीजनल वंस इन द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बात की गई थी कि भाई मदर टंग पर एम्फेसाइज करो, कब तक, क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक, ठीक है। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो 11 क्लासिकल लैंग्वेज का रिकॉग्निशन किया सरकार ने। संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असामी, ठीक है, और बंगाली। ये हाई भारत की जो लिंग्विस्टिक हेरिटेज है इसको, क्योंकि तमिल के अंदर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है हमारे देश में, संस्कृत के अंदर भी बहुत कुछ हमारे देश में लिटरेचर लिखा हुआ है हमारे देश का, ठीक है। कन्नड़ा भी, तेलुगु भी, तमिल तो ओल्डेस्ट है, ठीक है। अदर रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या क्या हैं लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो, ठीक है। यहाँ पर आपके ना प्रीलिम्स और मेंस के सभी का मैं एक तरीक़ा से लेके चल रहा हूँ पूरा, ठीक है। प्रीलिम्स में तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। आर्टिकल 343 का 2 पार्ट क्या कहता है, ये कहता है कि अभी हमने बताया कि भाई कंटिन्यूड यूज़ इंग्लिश का फॉर ऑफिशियल प्रोविजस। और ये 344 ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोलता है कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन होना चाहिए, ये आर्टिकल 344 में कहता है, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कह रखा है। तो ये हमने पढ़ा, एक डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाया गया प्रमोशन ऑफ हिंदी के लिए, ये हमने पढ़ी लिया, जिसकी 50th एनिवर्सरी है आज, ठीक है। किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जिसको लीड करते हैं, अमित शाह जी जिसको लीड करते हैं, ठीक है। तो ये हमने जाना इन सब के बारे में, थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ। आपने सब जाना ये कि भाई 1975 में बना था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, प्रमोट करता है हिंदी को। और 343 के अंदर लिखा हुआ है कि भाई हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट है 1963 का, उसके अंदर अलाउड किया गया यूज़ के इंग्लिश को अलॉन्ग साइड हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। और जो 343 में बोला गया 5 में कि भाई स्टेट कैन यूज़ रीजनल लैंग्वेजेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। और 348 जो आर्टिकल है वो इंग्लिश को कहता है कि भाई लैंग्वेज फॉर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड पार्लियामेंट बेस, ठीक है। ये हम सबने जाना। ये आपको पता ही है कि 22 लैंग्वेजेस हैं, इनके सब के बारे में जानने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। और गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करें तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, भाषा संगम, हिंदू शब्द बिंदु, भारतीय भाषा अनुभाग और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हमने जाना, ठीक है। और एक ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन की बात हुई है किसके लिए, आर्टिकल 344 के अंदर। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल। ये है माले मदेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि 4 कब्स और 1 टाइगर ये यहाँ पर मरे हुए पाए गए। तो इसमें प्रोब बताइए सरकार ने। तो ये आप पता कीजिए कि ये कहाँ पर है, ये कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए माले मदेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है। रिसेंटली टाइग्रेस मरी है यहाँ पर, और 4 कप्स वर फाउंड डेड एट माले मदेश्वरा सेंचुरी, कर्नाटका के चामराजानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। माले इसके बारे में पढ़ते हैं, माला महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो ये लोकेट है कहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट, ठीक है। और ये कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटका के अंदर। डिक्लेयर किया गया था इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2013 में। और ये कंटिन्यूस है किसके साथ, बीआरटी टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी इसी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, चामराजानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कर्नाटका के अंदर। बीआरटी की फुल फॉर्म अगर मैं कहूँ तो ये बिल्लारी रंगास्वामी टेम्पल रिजर्व, ठीक है। भगवान विष्णु का टेम्पल है यहाँ पे, बिल्लारी हिल है, ठीक है। यहाँ पर रंगास्वामी टेम्पल है उनके नाम पे, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये भी, और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपके कर्नाटका के अंदर हैं, चामराजानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। और इनके साथ ही है ये माला महादेश्वरा सेंचुरी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा हो तो उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा एक
नीलगिरी बायोस्फीयर के रिजर्व्स के अंदर आते हैं। ये कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और भी बता रखे थे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो उसमें चार कम से कम 10 उसमें वो थे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, चारों ऑप्शंस को मिला के कम से कम 10 थे। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है, बीआरटी कहाँ पर है, सत्यमंगलम कहाँ पर है और कावेरी कहाँ पर है। ठीक है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में अगर पूछा गया है तो इनकी भी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तो आपके इसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा इसके फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें ड्राई डेसिडियस टाइप फॉरेस्ट है जो डिग्रेड करता है टू स्क्रब फॉरेस्ट इन द फ्रिंज एरिया। जो इसके फ्रिंज एरियाज हैं उसमें ये थोड़ा सा स्क्रब टाइप का फॉरेस्ट आ जाता है। ठीक है, और ये इसके अंदर 16 फॉरेस्ट भी देखे गए हैं। ठीक है, एट वेरिंग एल्टीट्यूड्स, और कहीं कहीं पर पैचेस हैं किसके, मोस्ट डेसिडियस और सेमी एवरग्रीन अपने फॉरेस्ट के। ठीक है, वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो फ्लोरा है, यहाँ पे फौना है, टाइगर है, एलिफेंट है, लियोपर्ड है। मेन बात है आपके लिए जानने की कि जो माले महादेश्वरा सेंचुरी है ये कर्नाटक के अंदर पड़ता है। 4 टाइगर्स की एक टाइगरस और उसके 4 कब्स की यहाँ पे डेथ हो गई है, इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है, ये किस किस के साथ पड़ता है, ये पड़ता है अपना बीआरटी टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना आपको पता होना चाहिए तो आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद हो जाती है। ठीक है, या किसी भी स्टेट पीसीएस के अंदर। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ इसकी लोकेशन है। ठीक है, ये रहा मैसूरू और इसके पास पड़ता है ये थोड़ा सा मतलब बेंगलोर के अपना कर्नाटका में माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब एक प्रोजेक्ट है जो न्यूज़ में है। ठीक है, बस इतना जान लीजिए। ये आपके ना मेंस में एक पॉइंट बन के और प्रीलिम्स में अगर पूछा गया तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये जो बानाकचेरला प्रोजेक्ट है ये किन 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है। तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना स्टेट, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्टेट। ठीक है, इन दोनों के बीच में ये एक वाटर पॉलिटिक्स करके हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ये जो बानाकचेरला प्रोजेक्ट है ये बन रहा है, ये क्यों बन रहा है, ये डाइवर्ट करेगा सरप्लस वाटर ऑफ गोदावरी रिवर। कहाँ के लिए, तो रायलसीमा रीजन के लिए। ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्वेश्चन आया था रायलसीमा रीजन के लिए। ठीक है, 10 नंबर का कंपलसरी में से। ठीक है, कंपलसरी में से आया था, जो 1 to 5 क्वेश्चन होते हैं उसमें आया था रायलसीमा रीजन के लिए। तो ये गोदावरी जो रिवर है उसके पानी को डाइवर्ट करेंगे ये बानाकचेरला रिजर्वियर प्रोजेक्ट, ये जो बना रहे हैं। ठीक है, इरीगेशन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसका एम बताया मैंने, गोदावरी रिवर के वाटर को सरप्लस को ट्रांसफ़र करना है। कहाँ के लिए, रायलसीमा के लिए। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या है, नंदयाल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश। किस किस 2 स्टेट के बीच में बनी हुई है वाटर पॉलिटिक्स, डिस्प्यूट बना हुआ है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये कृष्णा रिवर सिस्टम के थ्रू पानी को लेके जाएगा। ठीक है, अब इसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हमने बता ही दिया आपको। छोटी छोटी जानकारी है, बस इतना होना चाहिए कि भाई अगर वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात है, अगर आपको एक और पॉइंट लिखना है इसके बारे में तो आप लिख सकते हो कि हाँ भाई एक कचेरला करके प्रोजेक्ट जो 2 स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट का इशू। ठीक है, इश्यूज़ क्या हैं जो तेलंगाना द्वारा रेज किए गए हैं, वो यही है कि भाई वायलेशन किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का। ठीक है, क्योंकि भाई तेलंगाना कहता है कि भाई हमारा भी तो अप्रूवल लो, कोई इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने से पहले हमारा भी तो अप्रूवल लो। ठीक है, इंटरवेंशन प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिया गया। लैक ऑफ रेगुलेटरी अप्रूवल्स किसने, भाई प्रोजेक्ट ने कोई अप्रूवल नहीं लिया है, किससे, कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से। ठीक है, गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड से और द सेंट्रल वाटर कमीशन से, इससे कोई अप्रूवल नहीं लिया गया। और जो गोदावरी ट्रिब्यूनल है उसने जो एलोकेशन किया था उसको भी इग्नोर किया गया है। ठीक है, और जो तेलंगाना कहता है कि भाई हमारे जो ओन इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं या स्कीम्स हैं उन पे भी तो इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप पानी को डाइवर्ट कर दोगे हम कहाँ जाएंगे फिर। तो ये एक इशू बना हुआ है 2 स्टेट्स के बीच में। ठीक है, इतना हमने जाना। आगे इसके बारे में कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो हम उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, और अभी आप बस इतना ही जान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सेक्टर। ठीक है, मैरीटाइम सेक्टर जो हमारा ये पोर्ट्स हो गए, शिप्स हो गए, शिपिंग लाइन्स हो गई, या फिर अपने जो ट्रेड हो गई शिप्स के थ्रू, ये सब के बारे में इसमें डिजिटल इनिशिएटिव की बात की है सरकार ने। तो सरकार इनिशिएटिव लेकर आई है तो इनके बारे में हम जानेंगे। ये मेंस के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर हम कोई क्वेश्चन आ जाता है GS3 में, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में यही आ जाते हैं वाटरवेज। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है GS3 के लिए।
ठीक है, GS3 में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और प्री में अगर आपसे पूछ रहे हैं कि भाई जो स्कीम्स में पढ़ाऊँगा आगे, डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, या फिर सागर सेतु प्लेटफॉर्म, या फिर दृष्टि फ्रेमवर्क, या फिर ये स्टैंडर्डाइज स्केल रेट्स ऑफ टेम्पलेट, इनके बारे में पढ़ाएंगे तो किसके बारे में पूछ सकता है, सागर सेतु प्लेटफॉर्म के बारे में पूछ सकता है, तो हम जानेंगे इनके सभी के बारे में। तो ये है अपना डिजिटल इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सेक्टर। इसका एम क्या है? एम है मॉडर्नाइज करना किनको? पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, लॉजिस्टिक्स को और गवर्नेंस को। किसके द्वारा? यूजिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहेंस करना पोर्ट की एफिशिएंसी को और ईज़ ऑफ ट्रेड को बढ़ावा देना। ठीक है, इनेबल करना डाटा ड्रिवन गवर्नेंस। गवर्नेंस जो है ना वो डाटा ड्रिवन ही होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। ठीक है, डाटा ड्रिवन गवर्नेंस होनी चाहिए। सपोर्ट करता है सस्टेनेबिलिटी को और क्लीन एनर्जी गोल्स को। ठीक है, और अलाइन करता है मैरीटाइम इंडिया विजन जो 2030 है और अमृतकाल विजन तो 2047 का है। ठीक है, जो हमारे ये विज़न हैं इनके ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसके? डिजिटल इनिशिएटिव फॉर मैरीटाइम सेक्टर। अब जो की डिजिटल इनिशिएटिव लॉन्च हुए हैं उनके बारे में जानते हैं, जो कि प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं GS3 में। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। तो डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। किसकी पार्टनरशिप है इसमें? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज की। किसके साथ? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDAC। ठीक है, CDAC की मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के साथ करके एक पार्टनरशिप हुई है। क्या पर्पस है इसका? लीड करना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को। किसमें? मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स में। ठीक है, ये इसका एम है। किसका? डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये एक बनाना है, इनका पर्पज़ है। ठीक है, फीचर क्या क्या है इसके? यूटिलाइज करना AI को, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स को और ब्लॉकचेन को। किसके लिए? स्मार्ट पोर्ट्स के लिए। फोकस करना है सस्टेनेबल और ग्रीन ऑपरेशन पे। सपोर्ट करना है रियल टाइम अपग्रेड्स ऑफ पोर्ट ऑपरेशंस को। रियल टाइम डाटा मिलेगा आपको। ठीक है, अगला है सागर सेतु प्लेटफॉर्म। ये क्या है? सागर सेतु प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सब प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, सागर सेतु प्लेटफॉर्म क्या है कि यूनिफाइड इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिजिटल इंटरफेस है। ये डिजिटल इंटरफेस कनेक्ट करेगा किसको? ओवर 80% 80 पोर्ट्स को एंड 40+ स्टेक होल्डर्स को ये इंटीग्रेशन करेगा, ये कनेक्ट करेगा। ठीक है, गोल क्या है? पेपर वर्क को कम करना और डिलेज को, प्रोसेसिंग डिलेज को कम करना। ठीक है, इन दोनों को कम करना। किसको प्रमोट करते हैं? सीमलेस और ट्रांसपेरेंट लॉजिस्टिक मूवमेंट को। ठीक है, जो मूवमेंट रहेगी लॉजिस्टिक्स के वो सीमलेस रहे और ट्रांसपेरेंट रहे। और अलाइन करना है किसके साथ? PM गति शक्ति मास्टर प्लान के साथ। ठीक है, इसका इम्पैक्ट कहाँ देखने में मिलेगा? ये बूस्ट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और पोर्ट की प्रोडक्टिविटी को। ठीक है, तीसरी बात करते हैं दृष्टि फ्रेमवर्क के बारे में। दृष्टि की फुल फॉर्म क्या है? डाटा ड्रिवन रिव्यू इंस्टीट्यूशनल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन। इंस्टीट्यूशनल सिस्टम फॉर ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन। ये क्या करेगा? ये KPI मॉनिटरिंग करेगा, प्रोग्रेस ट्रैकिंग करेगा और ऑर्गेनाइजेशन ओवरसाइट करेगा और सेल वाइज रिव्यू करेगा। ठीक है, ये अपना जितने भी वहाँ पर मूवमेंट होती है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, उन सब की ओवरसाइट करना, ट्रैकिंग करना, प्रोग्रेस की मॉनिटरिंग करना, ये इन सब का ऑब्जेक्ट रहेगा दृष्टि फ्रेमवर्क का। गोल क्या है? टू मॉनिटर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। ठीक है, प्रोजेक्ट इन रियल टाइम। और लास्ट की बात करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड स्केल ऑफ रेट्स टेम्पलेट, SOR। ठीक है, ये क्या है? एक स्टैंडर्डाइज्ड टैरिफ है। ये टैरिफ स्ट्रक्चर किसके लिए? मेजर पोर्ट्स के लिए। ये क्या करेगा? एम्बिग्यूटी जो रिड्यूस करेगा। ठीक है, और इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, बेनिफिट्स क्या रहेंगे सभी के? अलाउ करेंगे डिजिटल कंपैरिजन ऑफ टैरिफ्स, ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर लोकल पोर्ट अडेप्टेशन और बूस्ट करेगा इन्वेस्टर और ट्रेडर के कॉन्फिडेंस को। आपको समझ में आया कि सरकार ने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। ठीक है, उसमें होगा क्या? सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी जहाँ भी डिजिटल सिस्टम आ जाता है वहाँ ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ठीक है, फिर जो लॉजिस्टिक मूवमेंट है उसको ईज़ करेंगे। ठीक है, आराम से मूवमेंट हो सके। पेपर वर्क रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जो ऑपरेशन होगा उसकी ट्रैकिंग करेंगे। ठीक है, और रिव्यू करेंगे। ठीक है, और ये एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करेंगे। ठीक है, पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे एक साथ। किसके साथ? स्टेक होल्डर्स के साथ पोर्ट्स को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन होगा।
तो ये सरकार के जो डिजिटल इनिशिएटिव हैं हमारी मैरीटाइम सेक्टर के लिए, उसके ये गोल्स हो जाते हैं। ठीक है, पोर्ट एफिशिएंसी को बढ़ाना, डाटा ड्राइवन गवर्नेंस होना, सस्टेनेबल और क्लीन एनर्जी गोल्स को पूरा करना, और जो भारत के मैरीटाइम इंडिया विज़न है या अमृतकाल विज़न है, इनके साथ बराबर से बराबर अपना योगदान देना, सपोर्ट करना इन सभी में। ठीक है, विज़न तो यही लेके चलना है लास्ट तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले आर्टिकल। हिमाचल प्रदेश के अंदर हो गया क्लाउड बस्ट, हिमाचल के अंदर हो गया क्लाउड बस्ट। ठीक है, क्लाउड बस्ट से वहाँ पे 10-11 लोगों की जान चली गई है। और ये क्लाउड बस्ट आए साल हिमालयन जो रीजन है उसके अंदर होता है, कभी उत्तराखंड के अंदर, कभी शिमला के अंदर, कभी कश्मीर के अंदर हो जाता है, अभी हिमाचल प्रदेश के अंदर हुआ है। तो हम क्लाउड बस्ट के बारे में जानेंगे। ये भी एक टॉपिक है जो अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी आता है और ज्योग्राफी के अंदर भी आता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं कि भाई क्लाउड बस्ट के बारे में। हिमाचल प्रदेश के अंदर आया रिसेंट न्यूज़, तो यही है सबसे पहले। ठीक है, क्लाउड बस्ट होता क्या है? सडन और हैवी रेन स्टॉर्म, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अगर हो जाती है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन अगर 1 आवर के अंदर हो जाती है, ठीक है, कितने एरिया में, ओवर 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, तो उसको क्लाउड बस्ट कहा जाता है। एकदम बहुत सारी जो रेन है वो एकदम हो जाएगी। ठीक है, 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेन 1 आवर के अंदर अगर हो जाती है, 10 सेंटीमीटर बहुत हो जाता है, 10 सेंटीमीटर रेन होना, 10 सेंटीमीटर का रेन हो जाती है 1 घंटे के कम टाइम में, उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हिमालयाज़ के अंदर कॉमन है, और जब मानसून का जब मौसम आ जाता है तो और भी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। ठीक है, कॉजेज़ क्या क्या हैं इसके? स्ट्रॉन्ग अपवर्ड हॉट एयर करंट जब बढ़ता है, जो नीचे से जो हवा है, जो ज़मीन है, अगर मैं बात करूं जो ज़मीन है, ठीक है, जब इसमें जो लैंड जब गर्म होता है, इस पर सनरेज पड़ती हैं गर्मी के महीने में, जून मई में, तो यहाँ से क्या है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, तो ये अपने साथ मॉइस्चर ले लेती हैं। ठीक है, और जब इस मॉइस्चर को होल्ड करने की इनकी कैपेसिटी नहीं रहती है, तो फिर ये बारिश हो जाती है नीचे। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग अपवर्ड, एकदम से उठेंगी, एकदम से मॉइस्चर लेंगी, एकदम से सडन रिलीज हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग अपवर्ड हॉट करंट सडन रिलीज, व्हेन करंट इज़ वीकन, सडन रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है 1 घंटे के अंदर। फिर जो ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होती है माउंटेन्स के अंदर, वो भी एनहेंस करती है। ओरोग्राफिक रेन का मतलब क्या होता है कि ये पहाड़ है, इधर से पहाड़ से ये एक अपना हॉट जो एयर करंट है वो चला। ठीक है, यहाँ से चला, यहाँ से चला, अभी इसने अपना एयर ड्रॉप्स ले लिया इसके अंदर। ठीक है, कंडेंसेशन होने लगा, और पहाड़ की ऊंचाई तक पहुँचते 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 इसकी ये काफ़ी जो है भारी हो चुका है, ये भारी हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब ये इसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और ये बारिश कर देगी यहाँ पे। तो एक साइड तो हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, एक साइड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, रेन शेडो एरिया बोलते हैं इसको, रेन शेडो एरिया। ठीक है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये रेन शेडो एरिया है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी, हमने पीछे यही पढ़ा। तो ये भी है, ओरोग्राफी लिफ्टिंग हो जाती है माउंटेनस एरिया में, वो भी एनहेंस करता है रेनफॉल को। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी है, कहाँ की, हिमालयन की जो माउंटेनस रीजन होते हैं, कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी रहती है वहाँ पे, नदियाँ बह रही हैं, मॉइस्चर वहाँ से ले लेते हैं, अपने आप पहले से ही मॉइस्चर लेके आ रही हैं। फिर जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है यहाँ पे ज़्यादा एनहेंस हो जाती है पहाड़ी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो ये अलग है नॉर्मल रेनफॉल से, क्योंकि जो रेनफॉल होती है वो तो ग्रेजुअल होती है, धीरे 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 बढ़ती है। और क्लाउड बस्ट क्या होता है, एकदम अब्रप्ट होता है, इंटेंस होता है और लोकलाइज्ड होता है। जो रेन है, अगर हम मानसून की बात करते हैं तो रेनफॉल तो एक बहुत बड़े एरिया में होती है, लेकिन जो अपना क्लाउड बस्ट है वो लोकलाइज्ड एरिया में होता है। ठीक है, 10 स्क्वायर किलोमीटर हमने पीछे पढ़ा अभी, 10 स्क्वायर किलोमीटर के में, तो ये लोकलाइज्ड कंसेप्ट है ये। ठीक है, यहाँ पर जो रेनफॉल है वो 10 सेंटीमीटर से कम पर हो रही है पर आवर में, और क्लाउड बस्ट में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रही है। ये सडन होती है, अनप्रडिक्टेबल होती है और हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, कभी वीडियो देखना किसी क्लाउड बस्ट की जाके, नॉर्मल रेनफॉल की तो वीडियो आप भी देखते हैं, लेकिन जब आप क्लाउड बस्ट की रेनफॉल, जैसे केदारनाथ के अंदर हुआ था, वहाँ पे बादल फटना बोलते हैं इसको, क्लाउड बस्ट, तो क्या वीडियोज़ आई थी 2013 के अंदर, तो ये हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है। प्रिडिक्शन इसकी कोई नहीं होती है, क्योंकि भाई स्मॉल एरिया में शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट ड्यूरेशन स्मॉल एरिया। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरत होती है भाई प्रिडिक्शन के लिए कि जो एक डेंस रडार नेटवर्क हो। ठीक है, जो कि उन्हीं एरियाज़ पे फोकस करे जहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र ही हो गए, माउंटेनियस रीजन हो गए, हिमालय के, उत्तराखंड के, वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उन पे भी फोकस करना चाहिए कि भाई अब मानसून आने वाला है, तो यहाँ पर पॉसिबल सिनेरियो बन सकता है क्लाउड बस्ट का। एग्जाम्पल जो उत्तराखंड के अंदर हुआ था, फ्लैश फ्लड्स आए थे, लैंडस्लाइड हुई थी चमोली उत्तरकाशी में। हिमाचल प्रदेश में पहले भी हुआ है, 2020 में लैंडस्लाइड हुए थे कुल्लू लाहौल स्पीति के अंदर। कंसिक्वेंसेस हमको पता ही हैं,
कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं, एक भाई फ्लैश फ्लड्स होती हैं एकदम से, आपने देखी होंगी वो वीडियो केदारनाथ वाली, ठीक है। फ्लैश फ्लड्स होते हैं, लोकलाइज्ड सडन सर्ज इन वाटर लेवल, जो नदियों का जो लेवल होता है वो एकदम से राइज कर जाता है, ठीक है। पहले नदी यहाँ बह रही है, ये नदी है, ठीक है, और एकदम से इतना पानी ऊपर पहुँच जाता है। और ये 3 से 6 घंटे तो बहुत टाइम बता दिया, ये 1-2 घंटे के अंदर हो जाता है सारा काम, ठीक है। एग्रीवेटेड बाय थंडर स्टॉर्म, बिजली कड़क रही है बहुत ज़्यादा, डैम ब्रेक हो गए वहाँ पे जो पहाड़ी क्षेत्रों में पावर जो अपना प्लांट्स लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, वो डैम टूट जाते हैं, या पानी को इकट्ठा करने के लिए डैम्स बना गए वो टूट जाते हैं, ठीक है। मड स्लाइड्स हो जाती हैं, लैंड स्लाइड्स हो जाती हैं, रॉक सॉइल डेब्रिस मूवमेंट करते हैं डाउन स्लोप्स, ठीक है। लैंड स्लाइड तो को पता ही है कि ये पहाड़ है, यहाँ से बड़े 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 पत्थर नीचे आके गिर रहे हैं, ये सड़क है आपकी, सड़क जा रही है, ठीक है, यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये ठीक है, यहाँ पत्थर आ रहे हैं, गाड़ी के ऊपर गिर गया तो जितने लोग मर जाते हैं, ठीक है। ये भी जो लैंडस्लाइड होती है ट्रिगर होती है हैवी रेनो इरोजन के द्वारा। 30% ऑफ इंडिया वो प्रोन है लैंडस्लाइड का, ठीक है। सिक्किम केरला हाईली वर्नरेबल है। केरला की आपने न्यूज़ पढ़ी होगी 2 साल पहले की, कितना बुरा लैंडस्लाइड आया था, पूरा गाँव के गाँव ख़त्म हो गए थे, ठीक है। और ये हर साल होता है वहाँ पे। मड फ्लोज होते हैं, पानी के साथ बहुत ज़्यादा सिल्ट और डेब्रिस इकट्ठा हो जाता है, तो एक बहुत विस्कस, बहुत ज़्यादा जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, ऐसा मड इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और ये ट्रांसपोर्ट करता है बड़े बड़े पत्थरों को, कोर्स मटेरियल को। शॉर्टर ट्रेवल देन स्ट्रीम्स, जितनी स्ट्रीम्स में ट्रैवल करते हैं उससे कम उसमें एरिया को ट्रैवल कर पाते हैं, लेकिन इनका जो डिस्ट्रक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट है, जितना ज़्यादा मॉइस्चर होगा एटमॉस्फेयर के अंदर उतने ही स्ट्रॉन्गर क्लाउड बस्ट होंगे। ये भी है कि जितनी गर्मी रहेगी, जितना गर्म रहेगा जो लैंड, उतनी ही गर्म यहाँ पर अपवार्ड विंड्स उठेंगी, जितनी स्ट्रॉन्ग अपवार्ड विंड्स होंगी उतना ज़्यादा ये मॉइस्चर फिर लेके चलेंगे अपने साथ, फिर इसको ये रिटेन नहीं कर पाएंगी, फिर इसको नीचे गिरा देंगे तो ये पे बारिश हो जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज का तो बहुत बड़ा रीज़न है ना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग क्लाउड बस्ट जो है ये क्लाइमेट चेंज का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। इंटेंस रेनफॉल होगी अगर क्लाइमेट चेंज होगा, इंटेंस होगी, एक साथ होगी, फ्रीक्वेंट होंगी, ठीक है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर रिट्रीट होगी, स्नो मेल्ट और बढ़ा देता है इसके रिस्क को, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन अर्बनेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन ना हो कहीं पे, पेड़ अगर लगाए जाएँ तो ये जो पेड़ हैं ये जो फॉरेस्ट हैं ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करेंगे ना, फिर शॉक एब्जॉर्बर का। जंगल ही कटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे, ठीक है। मिटिगेशन मेजर बनाए जाने चाहिए, डेवलप करें एक रोबस्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम को, एक रेजिलिएंट ड्रेनेज बनाएं, जो पानी है वो ड्रेनेज के थ्रू निकल के बाहर भेज जाए, ग्रीन स्पेसेस बनाए जाने चाहिए, रिटेंशन स्ट्रक्चर बनाने चाहिए, ठीक है। और जो कंट्रोल करना चाहिए सॉइल इरोजन को, इनफिल्ट्रेशन को बढ़ाना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट को, ठीक है। बड़े बड़े पिट्स खोदने चाहिए ज़मीन में ताकि जो पानी जितना भी आ रहा है वो सब इसी में चला जाए, ठीक है, इनफिल्ट्रेशन हो जाए, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन को बढ़ाओ, कम्युनिटी अवेयरनेस करो, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए, इन्फोर्स करो सस्टेनेबल लैंड यूज़ को, अवॉइड कीजिए रिस्की जोन को, और इंटरनेशनली जो बेस्ट प्रैक्टिसेस और टेक्नोलॉजी हैं उनमें हमको कोलैबोरेशन करना चाहिए सभी देशों को साथ में मिलकर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपने यहाँ तक पढ़ा है। आज के हमारे सारे आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं और थोड़ा सा लेट है अपलोड करने में, कुछ रीज़न थे, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आगे से जल्दी करने की कोशिश रहेंगे। तो ये है अपना आज का आर्टिकल, आपने सबने पढ़ा, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए थोड़ा जल्दी में एक बार को एक रिविज़न करा देता हूँ। हमने पढ़ा इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, 1.9 फर्टिलिटी रेट जो हो चुका है पर वुमन का, पर बर्थ, ठीक है, पर वुमन, एवरेज बर्थ पर वुमन, ठीक है। ई वोटिंग हुई है बिहार के अंदर पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज 50th इन यूनिवर्सिटी बनाई है, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। डिजिटाइजेशन हुआ है हमारे टाइम सेक्टर का, इसके बारे में मैंने पढ़ा। क्लाउड बस्ट के बारे में हमने रिसेंट पढ़ा अभी। माले महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, ये कर्नाटक के अंदर है। किस किस के साथ आती है, BRT कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और एक और था तीसरा सत्यमंगलम, ठीक है। कॉन्फ्रेंस हुआ था फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, ये कहाँ हुआ था, स्पेन में, ठीक है, सेवेली करके जगह है स्पेन में। और ये बान कचीरला प्रोजेक्ट कौन दो स्टेट्स के बीच में टसल बना हुआ है, आंध्रा और तेलंगाना स्टेट, ठीक है। तो यहीं से रिवीजन कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।